वेलकम बैक नाजरीन। अब दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के रिज़ल्ट पर हैं, जिसमें तकरीबन एक दिन बाकी रह चुका है और डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स दोनों को लेकर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिन पर बहस की जा रही है। इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से बात की जा रही है, अबॉर्शन राइट्स के हवाले से, फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में, और सबसे बड़ा फैक्टर अमरीकी सियासत में भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मईशत ही है, क्योंकि जो इकनॉमिक डिक्लाइन है वो बहुत से लोग फील कर रहे हैं, इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, उसका फ़ायदा किसको होगा। और जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनके बारे में इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है कि आया वो ट्रंप को वोट करेंगे या हैरिस को, वो डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो क्या सूरत हाल है अमेरिकन इलेक्शंस में जो इस वक्त पोल्स कह रहे हैं उसकी, इस पर बात करते हैं। कौकब फरशोरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तजिया निगार हैं, और उज़ैर यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन DC से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उज़ैर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। बिफोर वी गो इनटू द मैचअप जो कि हम देख रहे हैं ट्रंप और हैरिस के दरमियान, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू यू इन दी अमेरिकन पॉलिटिकल सीन जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होंगे? इमिग्रेशन के हवाले से भी कुछ लोग बात करते हैं, इकॉनमी की बात करते हैं, अबॉर्शन राइट्स की बात करते हैं, या एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर जो पॉलिटिक्स है उसकी डिस्कशन होती है। व्हाट इज़ द क्रूशल फैक्टर जो कि डिसाइड करेगा कि वोटर ने किसको चूज़ करना है? अल्टीमेटली देखें, डेमोक्रेट साइड पे जो मेन इशू है उनके वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए वो अबॉर्शन राइट्स है, और बिलखुसूस जो है वो क्लाइमेट चेंज है। उसके साथ साथ जो बड़ा ओवरऑल इशू है अक्रॉस अमेरिका वो ये है कि अमरीकी जमहूरियत के साथ क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप के अपने लोग उन्हें फैशिस्ट कह चुके हैं फॉर एग्जांपल इस कैंपेन में। और दूसरी तरफ अगर रिपब्लिकन्स के जो मेन मुद्दे हैं, टॉकिंग पॉइंट्स हैं, उसमें इमिग्रेशन नंबर 1 पर है, और इकॉनमी जो है जिस पर महंगाई पिछले 2 साल में थोड़ी ज़्यादा हुई अमेरिका में, वो इशू सबसे बड़ा है। और अक्रॉस द बोर्ड जिस इशू पे वो लोगों को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीन, और बिलखुसूस चीन के साथ अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है और उस पर जो उन्होंने टैक्सेस लगाने हैं उस पर उन्होंने काफ़ी कैंपेन की है इस दफ़ा। सही। कौकब साहब, आपका क्या ख्याल है ये जो इकॉनमी का फैक्टर है? क्योंकि गैलप सर्वे एक था, मैं देख रहा था, 2/3 लोग ये समझते हैं अमेरिका में कि जो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिटेरियोरेट कर रही है, वो ठीक नहीं है, बदहाली की तरफ जा रही है। तो यही डिसाइड करेगा कि आइदर इट हैज़ टू बी ट्रंप या हैरिस। मईशत यकीनन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज से जब मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊं अगर आपके सुनने वालों को, 1976 का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त के सदर थे जिमी कार्टर और उनके जो मुकाबिल जो उनके चैलेंजर थे वो रोनाल्ड रेगन थे। उन्होंने एक स्लोगन बनाया था और उन्होंने कहा था, आर यू बेटर ऑफ देन यू वर 4 years ago? क्या आज आपकी हालत उससे बेहतर है जो 4 साल पहले थी? तो उसका जवाब नफी में था और रेगन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। आज जब भी इलेक्शन होता है कमोबेश सूरत हाल यही होती है। लोग कोशिश करते हैं कि जो 4 साल पहले की सूरत हाल है उससे मुवाजना करें, कि जो 4 साल तक, इस दफा इलेक्शन की नौयत कुछ इस तरह की है कि दोनों में से कोई भी कैंडिडेट अपने आप को चेंज कैंडिडेट के तौर पर पेश नहीं कर सकता, क्योंकि कामला हैरिस बहैसियत नायब सदर 4 साल तक व्हाइट हाउस में रही हैं, इस वक्त हैं बहैसियत नायब सदर, और डोनाल्ड ट्रंप भी 4 साल तक सदर रह चुके हैं। तो दोनों कैंडिडेट्स को एक अगर एज हासिल है कि वो दूसरे को पे अटैक कर सकें, तो लेकिन इन दोनों को अपने अपने रिकॉर्ड्स को डिफेंड भी करना होता है। अच्छा। कि उन्होंने अपने 4 साल में मईशत के लिए क्या किया, और मईशत से ही जुड़ी हुई चीजें जाहिर है महंगाई है, और टैक्स के कौन सा कैंडिडेट ज्यादा बेहतर टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आता है जिससे कि अमेरिकन की जो पे चेक है उसमें इजाफा होता है या कमी होती है। तो ये मामला जिस तरह के आपने खुद फरमाया कि मईशत जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगी। ठीक है उज़ैर साहब, ये जो इमिग्रेशन के हवाले से ये पॉपुलर स्लोगन्स होते हैं, आपको लगता है कि इस बार वोटर ये बाय कर रहा है इस बड़े स्टेज के ऊपर कि वो ट्रंप को ही चूज़ करेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि कमाला हैरिस के हवाले से अगर हम बात करें तो अमेरिकन के बारे में एक आम तासुर यही है कि वो अभी इतनी हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी खातून को प्रेसिडेंट मुंतखब कर लेंगे, एटलीस्ट अब तक तो नहीं हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड होगा। तो अब अगर ये फैक्टर देखा जाए तो ये वाकई कंसिडर कर रहा है वोटर कि जेंडर क्या है उम्मीदवार का? इस पे देखिए, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का जो एंटी इमिग्रेशन व्यू है, इनका जो कोर सपोर्टर है उसने तो ये जो है जहर जो उगला गया है कैंपेन के अंदर उसे फुली एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसी रियासतों में जहां इमिग्रेंट्स हैं भी नहीं इतने ज़्यादा, वहाँ भी नंबर 1 इशू रिपब्लिकन्स के लिए सदर्न बॉर्डर है कि इमिग्रेंट्स की एक इन्वेजन आ रही है। और ये हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिबेट में कहा कि जो इमिग्रेंट्स हैं हेशन, वो लोगों के कुत्ते बिल्लियाँ खा रहे हैं,
जेडी वैंस जो कि इनके नायब सदर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट में कहा कि मिनेसोटा में इतने मुसलमान आ गए हैं कि वहाँ पे अब खुल्लम खुल्ला अजान दी जा रही है और शरिया लगने वाला है। तो इस तरह का जो रेटरिक है एंटी इमिग्रेंट, वो कोर सपोर्टर ने तो ले लिया है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अमेरिका में लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनका एक्सपीरियंस विद इमिग्रेंट्स इज वेरी डिफरेंट। वो कहते हैं कि लोग आते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें कौन सी इतनी ज्यादा बुरी बात है। दूसरी तरफ जो आपने कामला हैरिस की बात की कि वो खातून है, बिलखुसूस एक अफ्रीकन अमेरिकन खातून है जिनकी वालदा इंडियन डिसेंट की हैं, तो ये एक इशू ज़रूर है कि क्या एक खातून को अमेरिका इलेक्ट करेगा। 2016 में हिलरी क्लिंटन नाकाम हुई इसके अंदर, लेकिन इस दफ़ा दो चीज़ों पे उन्हें बरतरी हासिल है। एक तो ये कि अफ्रीकन अमेरिकन सपोर्ट जो है, वोटर जो है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और वो उनके साथ और ज़्यादा खड़ा है इस दफ़ा। और दूसरी बात ये कि ये अक्रॉस कम्यूनिटीज़ जो है, यंगर और ख़वातीन ने ये बात मान ली है कि इस दफ़ा हम खातून को वोट देंगे और उन्हें जिताएंगे। ठीक है कौकब साहब, ये एक तो ये फैक्टर के जो जिस तरह उज़ैर ने भी एक्सप्लेन किया कि कहीं ना कहीं ये हेटरेट की पॉलिटिक्स, डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है वो रिपब्लिकन्स रिट्रेट कर रहे हैं, और इसके बावजूद जो मुस्लिम वोटर है अमेरिका में उसका बेंट किस तरफ है। मुस्लिम्स फॉर ट्रंप की पूरी कैंपेन हमने लास्ट वक्त भी देखी, इस बार उनकी इंक्लिनेशन कहाँ है। और दूसरा स्विंग स्टेट्स के हवाले से जो 7 स्टेट्स को कहा जाता है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगी, वहाँ पर आपके नज़दीक क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप दोनों सवालात को यकजा कर दें, स्विंग स्टेट्स और मुस्लिम वोट को, तो उसमें सिर्फ एक स्टेट है जो कि मिशिगन है, जो कि स्विंग स्टेट भी, और जहां पर मुसलमानों का वोट जो है वो इतनी बड़ी तादाद में है कि शायद अगेन उसमें बिल्कुल हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि मुसलमानों का वोट, क्योंकि देखिए 2020 के इलेक्शन में तकरीबन 16 करोड़ वोट डाले गए थे और यहाँ पर मुसलमानों की तादाद अगर हम देखें तो 40 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप अंदाजा कर लें, और फिर उसमें से वोटर्स कितने होंगे। तो मुसलमानों को एक बहुत बड़ा वोटिंग ब्लॉक कहना जो है वो अभी हम शायद उस मरहले पर नहीं पहुंचे हैं कि वो कोई सिर्फ एक ज़ाहिर मिशिगन की रियासत ऐसी है जहां प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत नैरो मार्जिन से जीते थे 2020 में। इस दफा मिशिगन भी एक स्विंग स्टेट है, प्रेसिडेंट ट्रंप वहां 2020 में हार गए थे, तो इसलिए और वहां पर मुसलमानों ने बिल्कुल खुलकर प्रेसिडेंट ट्रंप की कुछ ग्रुप्स हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हिमायत की है। लेकिन यहाँ पे जो मुसलमानों का हम एक मोनोलिथिक बॉडी के तौर पर नहीं देख सकते कि अगर वहां पर मिशिगन के कुछ मुसलमान ग्रुप्स ने उनकी हिमायत की है तो पूरे अमेरिका के मुसलमान उनकी हिमायत कर रहे हैं। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो कामला हैरिस के लिए वोट करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो शायद वोट ही ना करें, वो एब्सटेन करें, वो या थर्ड पार्टी को वोट कर दें, क्योंकि उन्हें दोनों उम्मीदवारों से उनका ये कहना है कि उनको मायूसी है। और इमिग्रेशन जो है वो जाहिर है कि रिपब्लिकन्स उसको अपने एक इलेक्शन स्लोगन के तौर पर बिल्कुल आपने दुरुस्त का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये कि क्या वो उसको हम इस तरह देख सकते हैं कि वो मतलब नफरत की पॉलिसी है क्या? ये तो जाहिर है कोई एनालिस्ट जो दोनों तरफ के लोग हैं वो एक दूसरे पर इस नौयत के इल्जाम आयद करते हैं। ठीक है उज़ैर साहब, ये इसका अगर ट्रंप वापस आते हैं, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही वाइटल समझते हैं इस चीज़ को। मैंने देखा सरदार लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि नवंबर में खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। उनसे सवाल हुआ क्यों, उन्होंने कहा क्योंकि 5 तारीख को इलेक्शन है, ट्रंप वापस आएंगे और खान साहब विल वॉक फ्री। इज़ दिस अ डिलूजन ऑफ सम सॉर्ट के यहाँ पर समझ रहे हैं कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में? आपको लगता है कुछ ऐसा है वहाँ पर कि इज़ देयर अ डिफरेंस इन व्यूइंग पाकिस्तान विद अ डेमोक्रेटिक और अ रिपब्लिकन लेंस? इससे पहले मुस्लिम वोट पे एक कमेंट कर दूं कि अभी काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस का लास्ट सर्वे आया है जिसके मुताबिक तकरीबन 40% मुसलमान जिन्होंने पोल किया वो कामला हैरिस को वोट डालेंगे, 40% कह रहे हैं कि वो जिल स्टाइन को डालेंगे और 8 से 10% कह रहे हैं हम डोनाल्ड ट्रंप को डालेंगे। तो ये ओवरऑल मजमूई सपोर्ट का लेटेस्ट सर्वे है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और खान साहब की बात है तो पहला सवाल तो मेरे नज़दीक ये बनता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन करके खान साहब की रिहाई करवा देते हैं तो क्या वो पाकिस्तान के अंदरूनी इशूज़ के अंदर मुदाखलत होगी या साजिश होगी? नंबर 1। नंबर 2, अमरीकी पॉलिसी इस तरह नहीं बनती कि एक सदर ने कह दिया कि वो फ़ोन कर दें और उससे सारा काम पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक काम के पीछे लग जाए। अमरीका के बड़े नैरो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, बिलखुसूस काउंटर टेरर के लिहाज से, दहशत गर्दी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिहाज से।
इन दोनों इश्यूज का मेन पार्टनर जो है अमेरिका के लिए वो पाकिस्तानी फौज है। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट कर दें या कुछ कह दें, लेकिन क्या उससे उनकी पूरी इंतजामिया जो है वो ये कहेगी कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वरना मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। और उसके अंदर भी अगर हम लेवरेज की बात करें तो 98-99 में अमेरिका के पास बहुत लेवरेज थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तानी रियासत ने फिर भी न्यूक्लियर टेस्ट किए, हालांकि अमेरिका ने कहा ना करो। 9/11 के बाद अमेरिका ने बार बार पाकिस्तान को कहा डू मोर ऑन योर अफगान पॉलिसी और उसको चेंज करें। लेवरेज भी बहुत ज्यादा थी, पाकिस्तानी रियासत का एक अलग जो है नुक्ता था और उन्होंने उस पॉलिसी को जारी रखा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान काम होता है दो रियासतों के अंदर, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जहां अमेरिका के और बड़े इश्यूज बहुत हैं और लेवरेज भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही महदूद रह गई है। बिल्कुल कौकब साहब, वेरी शॉर्टली, लेट्स से कि रिपब्लिकन्स अगर वापस आते हैं व्हाइट हाउस में तो 3 फ्रंट्स जिसको चाइना कह सकते हैं और रशिया यूक्रेन वॉर और तीसरा इसराइल पैलेस्तीन में जो सूरत हाल है, इन तीनों में कोई तब्दीली आएगी या कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस एज यूजुअल वही चलेगा? देखिए, अभी तक जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए सेंटर स्टेज नहीं लेते हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी ही होती है। यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं उसका बहुत हद तक दारोमदार ये होता है कि वो एक दूसरे के खिलाफ एड्स बनाते हैं, जिन्हें कैंपेन एड्स कहा जा सकता है, दूसरे उम्मीदवार को अटैक एड्स। हम जितने भी एड्स देखते हैं उसमें मईशत की बात होती है, टैक्सेस की बात होती है, इमिग्रेशन की बात होती है। प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद को एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है कि जिन्होंने कोई जंग शुरू नहीं की, तो वो इस हद तक तो जरूर बात होती है और वो कहते हैं कि वो जंगों का खात्मा करेंगे। अभी हम मिशिगन की बात कर रहे थे, वहां भी लोगों ने कहा कि जी वो इसलिए उनकी हिमायत कर रहे हैं कि वो जंगों का खात्मा करेंगे। लेकिन उमूमी तौर पर चीन के हवाले से या जो मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, जो यूक्रेन की सूरत हाल है, उसमें दोनों का यही कहना है कि जी हम रेटरिक को नीचे लाएंगे, हम कोई इस तरह की मुखालफाना पॉलिसी एक दूसरे से नहीं रखेंगे, एग्रेशन नहीं होगी। दोनों अपने आप को एक मुतदल उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की कोशिश करें। अभी दोनों उम्मीदवार क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस साहब और कौकब साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।